10 साल पहले 2013 में पाकिस्तान में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से अपग्रेड करने, जदीद नकल हमल के नेटवर्क्स, तवानाई के मुतअद्दिद जो है मंसूबे और ख़ुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स की जो है तामीर के ज़रिए से मईशत को मुस्तहकम करने का तश्कील पाने वाला सीपैक मंसूबा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते की तरक्की और खुशहाली का ज़ामन है, जिस पर अब तक चीन की जानिब से 25 अरब डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी की जा चुकी है। गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर इस मंसूबे में रुकावट की वजह से पाकिस्तान की मईशत को काफ़ी जो है नुकसान भी पहुँचा ख़वातीन व हज़रात। लिहाजा कम अज़ कम कौमी सतह पर इसको जो है अब अमर को यकीनी बनाया जाना चाहिए कि आइंदा आम इंतखाबात के नतीजे में जो भी हुकूमत आए, जो भी कायम हो हुकूमत, वो पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे को बरवक्त तकमील को अपनी अव्वलीन तरजीहात में शामिल रखेगी और इस अमल में कोई तातुल नहीं होगा। अब ये मामला कैसे अमल में लाया जाएगा, इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मशीर वज़ीर ख़ज़ाना खाकान नजीब साहब। उनको वेलकम करते हैं। खाकान साहब अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाकान साहब, सीपैक हैज़ ऑलवेज बीन अ गेम चेंजर। हमेशा कहा गया है कि सीपैक जो है पाकिस्तान की नहीं बल्कि इस पूरे खित्ते की जो है तकदीर बदल देगा। 10 साल इस जो है इस प्रोजेक्ट को हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो 10 साल गुजरे हैं इस पे ब्रीफली एक्सप्लेन करें कि क्या खोया क्या पाया, और फिर आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने 2013 में ये चीज़ शुरू की। 2015 में बहुत से MOUs साइन हुए, बिकॉज आई वाज विद द गवर्नमेंट एट द टाइम, सो आई नो कि एक पुश दिया गया उस वक्त। पाकिस्तान की जो स्पेशली एनर्जी नीड्स थी एंड स्पेशली इन द पावर सेक्टर, उनको पूरा करने के लिए 10-11 हज़ार मेगावाट के जो मंसूबे हैं उनको फास्ट ट्रैक करने के लिए सीपैक में लाया गया। ये था एक ओवरऑल तनाजुल पावर सेक्टर का। सो एक पावर सेक्टर में एक पुश आया। एक जो अच्छा पुश आया वो ये था, फॉर एग्जांपल कि थर कोल जो है उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई। ये एक इंडिजिनस कोल था। फिर रोड के नेटवर्क में बेहतरी के लिए बहुत सी इन्वेस्टमेंट आई। इसी तरह गवादर जो है वो आपके सामने मार्ज़ वजूद में आया। गवादर का एयरपोर्ट, गवादर का सी पोर्ट एयरपोर्ट आई थिंक इज़ नियर कंप्लीशन नाउ। सो ये एक ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर का पाकिस्तान में पुश आया और इसके साथ साथ 9 इकोनॉमिक जोन्स बनी। और उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान ये जो 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं इनमें पॉपुलेट कर पाएगा वो इंडस्ट्री जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठा पाएगी। पर पाकिस्तान खड़ा है उसमें 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी, बोथ आई थिंक इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड एज इक्विटी, पाकिस्तान में ज़रूर आई है। इसके साथ साथ पाकिस्तान अब $30 बिलियन ओ भी करता है चाइना को। ये याद रखिए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा टोटल जो फॉरेन डेट है वो 100 अरब डॉलर का है, पर 30 अरब डॉलर जो है वो चाइनीज़ है उसमें। पर चाइना ने इसके अलावा भी हमारी जो है बहुत सी मदद की है। चाइना के साथ एक 30 बिलियन RMB जो उनकी करेंसी है उसमें एक फैसिलिटी है जिसमें हम चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हैं। चाइना ने पाकिस्तान के बहुत से नए लोन्स, जी बिल्कुल, जी मेरे ख्याल से हमारे पास मौजूद है। फिर चाइना ने पाकिस्तान को कमर्शियल बैंकों के थ्रू भी लोन्स दिए। सो ये एक ओवरऑल पैकेज है जिसमें चाइना के साथ काम हुआ। जो आई थिंक डिले हुआ है वो ये है कि पाकिस्तान जो इस इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक पहुंचने का सफ़र था वो पिछले चंद सालों में शायद उस तरह पूरा नहीं कर सका। और पहले भी हमें शायद इसको साथ साथ चलाना चाहिए था, ताकि जब ये वाफिर मिकदार की बिजली होती तो हम साथ ही इंडस्ट्री बना रहे होते। एग्जैक्टली अब यही एक जो आपने बात की डिले से, और डिले से ही मैं जो है नेक्स्ट क्वेश्चन भी पुट करना चाह रहा हूँ कि जो है अभी कहा जा रहा है गुज़िश्ता जो 2 सालों से इस मंसूबे को उस तरह से परसू नहीं किया गया और उसमें रुकावटें डाली गईं और कुछ पॉलिटिकल इस पे ब्लेम गेम्स भी होती हैं। तो सिंस आप पार्ट थे तो इसके बारे में क्या हकीकत है? क्या वाकईतन जो पिछली हुकूमत थी वो सीपैक में रुकावटें डाल रही थी? देखिए, इसको इस तनाजुल में देखना चाहिए कि हमने ज़रूर 9 इकोनॉमिक जोन्स बनाई, उनमें से एक तो कुछ ऑपरेशनल भी हो गई है। अब ये है कि क्या हम बहुत ज़्यादा काम उस पर कर सकते थे?
اس میں اب جو رول ہے نا ایکچولی وہ گورنمنٹ سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ نے نہیں لانا, یہ سارا B2B رول ہے, یعنی کہ بزنس ٹو بزنس. سو ہمیں اپنے بزنسز کو گیئر اپ کرنا ہے کہ انہوں نے جا کے ایک جوائنٹ وینچر پارٹنر ڈھونڈنا ہے, انہوں نے جا کے ایک چائنا کی انڈسٹری کو کہنا ہے کہ ہم یہ دھاگا بنا رہے ہیں, آپ آ کے ہمارے ساتھ شراکت کیجئے, یا ہم یہ میٹل کی شیٹ بنا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ شراکت کیجئے, ہم یہ لائٹ بنا رہے ہیں, آپ شراکت کیجئے. So what I'm trying to say is کہ یہ رول جو ہے یہ ایک ڈفرنٹ ہے. آف کورس ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے ایگریکلچر میں وہ بہت کمزور ہے. ہم نے چائنا کو جا کے یہ ساتھ لانا ہے کہ آپ اس میں اگر کچھ مدد کر سکتے ہیں تو کریں. سو ایک جو یہ فیز ہے اس میں آف کورس ایک جسے کہیں گے بہت ہی پش دینے کی ضرورت ہے, اور ضرورت اس لیے کہ ہمارے پاس جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ کمائے بغیر تو کسی طرح پورا نہیں ہو سکتا. قرضہ لے کے ہم نے گاڑی تو لے لی ہے کہ اب ہم کام پہ جائیں, پر کام پہ جائیں گے, کچھ پیدا کریں گے تو وہ دنیا کو بیچیں گے تو قرضہ پیدا کریں گے. یہ ایگزیکٹ تنازل ہے جس میں کھڑے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک جو نیکسٹ فیز ہے سی پیک کا 2 کا, جس کو آپ سی پیک 2 آپ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, اس کو بزنس ٹو بزنس ایک پش کرنا ہے. یہی پاکستان کی ایکچوئل جو جسے آپ کہیں گے نا ایکچوئل تو یہی کرنا تھا. باقی تو صرف ایک ہم نے جسے کہیں گے کہ ایک بیس فراہم کرنی تھی کہ یہ کام کر سکیں. اور اس کو چونکہ اب ہم ایڈجوائن کر رہے ہیں کہ ایک وہ انویسٹمنٹ کاؤنسل کا کام, وہ جو ایک لمز بنا ہے, جو اسٹیبلشمنٹ جس پہ کام کر رہی ہے ایگریکلچر میں, وہ کام. سو اس کو اس ساری چیزوں سے اگر جوائن کریں اور لوکل انسان کو ایکسائٹ کریں کہ جو لوکل 52 لاکھ SMEs ہیں, جو ایگریکلچرسٹس ہیں, فورن انویسٹمنٹ ضرور مطلب ہمیں ڈھونڈنی چاہیے. سو یہ سارا کام اب دا ریئل ہارڈ ورک بگنس. دیکھیں باہر سے ایک جنریٹر لانا اور اس کو آپ کے گھر میں لگانا اور کہنا کہ اب بجلی آ گئی ہے, یہ تو ایک چیز ہے, پر بجلی کے آنے سے بیٹھ کے آپ نے IT کا کام کر کے وہ دنیا میں بیچنا, یہ ایک فرق چیز ہے. سو ناؤ دا ریئل ہارڈ ورک بگنس. میں ہمیشہ کہتا ہوں قومیں تب ترقی کرتی ہیں جو جب وہ خود یہ تہیا کرتی ہیں کہ ہم نے کوئی اپنی جو ایفیشنسی پیداوار جو ہے اس کو بڑھانا ہے. پاکستان اس فیز میں اب انٹر کر رہا ہے, چاہے وہ معدنیات ہوں جو ہم نے نکالنی ہے جا کے بلوچستان میں, چاہے وہ ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت ہو, لمز اس میں ایک ہیلپ فل چیز ہے. آپ پتہ ہے آرمی نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے, حکومت نے بہت سی انرجی میں ایفیشنسی پیدا کرنی ہے. یہ سارے اب محنت طلب کام ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان یہ کام پہلے کر نہیں سکا, ہم مطلب وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ڈو سو. یہ آسان کام ہے کہ میں ٹرکی کو کہوں بس چلا دے اور میں چائنا کو کہوں کہ پلانٹ لگا دے. مشکل کام تو یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو ٹرین کر کے ان کی صلاحیت جو ہے وہ بہتر کر سکوں. بادشاہ لوگ ہیں نا سر ہم لوگ, ہم بادشاہ لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں دوسرے لوگ آ کے ہمارے لیے کام کریں, ہم جو ہے چوکڑی مار کے حکا پئیں چارپائی میں بیٹھ کے اپنا مست. خاقان صاحب یہ مجھے بتائیے, آپ نے بڑے زبردست پوائنٹس ریز کیے ہیں. ایک تو مجھے بتائیں آن گراؤنڈ فار ایگزامپل, جیسے آپ نے بتایا کہ پولیٹیکل ریزنز نہیں تھیں لیکن ایک انفراسٹرکچرل لاس تھا, ڈس ایڈوانٹیج تھا, جس کی وجہ سے ہم سی پیک کو اس طرح سے پرسو نہیں کر سکے ہیں. اب وہ جو ڈس ایڈوانٹیجز تھے وہ تو ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمیں اپنے آپ کو کام کرنے کی عادت دلانی ہے, نہ کہ ہم ڈپینڈنٹ رہیں. تو ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو فکس دس, اور اس کے علاوہ اور کون سے فلاز ہیں سی پیک کو سکسیسفل بنانے کے لیے آن گراؤنڈ؟ بہت آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں فلاز سب سے زیادہ یہ ہیں کہ ہمارا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. کمپنی کھولنا, کمپنی چلانا اور کمپنی بند کرنا, یہ 3 سٹیجز ہیں اگر ایک بزنس کی. تو ہمیں ان تینوں سٹیجز کو, ایک تو یہ تھا کہ ہم ان کو سیدھا کرتے, سیدھے سے مطلب ہے کہ کوئی کمپنی بنانے آ رہا ہے تو اس کو 1 ونڈو دیتے. تو اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو کلاگڈ آرٹریز ہیں, مطلب اس کی مثال میں دیتا ہوں, میرے فادر کارڈیولوجسٹ ہیں, تو میں عام مثال یہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کی ہارٹ کی آرٹریز کلاگ ہو گئی ہیں تو یا تو جا کے وہ اس میں بلوننگ کریں اور اس کو کھول دیں. ہم نے بلوننگ کرنے کی کوشش کی, مین کہ ہم نے اس میں ہوا ماری کہ شاید یہ آرٹریز کھل جائیں, پر انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم سکسیسفل ہوئے ہیں کہ ہم بلوننگ سے, یہ آرٹریز شاید اتنی کلاگ تھیں کہ وہ ایئر کا پاس تھرو نہیں ہو سکا. اب دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سرجیکل ٹریٹمنٹ میں آپ ان کو بائی پاس کریں. سو یہ جو SIFC کا ماڈل ہے فار ایگزامپل, یا یہ ماڈل جو ہے کہ ہم چائنا سے اور دوسرے ممالک سے انٹر گورنمنٹل ایک ہم نے لا پاس کیا, اس کے تھرو ہم مین آرٹریز کو جو پرائیویٹائزیشن ہے, میں مطلب پچھلے
11 साल 12 साल से ज़्यादा अब हो गया, मैं 15 साल से ये लिख भी रहा हूँ, सरकार में भी कह रहा हूँ कि कुछ बेच दें, 2 LNG पावर प्लांट्स हैं, इनको बेच दें, पर आई फील सैड कि हम नहीं कर पाए, और ये इज्तिमाई फेलियर है। मैं किसी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, 15 साल में तो बहुत सी हुकूमतें, हम ना वो कॉम्पिटेंस पैदा कर पाए, ना हम वो सख्त पैदा कर पाए, फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का एक अलहदा प्रेशर आया, सो सारा सिस्टम जो है वो क्लॉग होके रह गया। अब हम कह रहे हैं कि ओके, हम इस प्राइवेटाइजेशन ऑर्डिनेंस के बजाय इसको बाईपास करके इंटर गवर्नमेंटल जो ट्रांसफर्स हैं उस पे बात करेंगे, उसमें अगर प्राइस डिस्कवरी सही होती है। ये मैंने आपको मिसाल एक दी तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो कराची पोर्ट ट्रस्ट के बर्थ्स थे, अगर हम उसको प्राइवेटाइजेशन के थ्रू करते तो हमें 400 दिन लगते वो करने के लिए, और फिर उसके बाद आप सोचिए कि क्या होता। पिछले कई सालों में एक सर्विसेज होटल की ज़मीन है जो हमने बेची है, वो भी अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई। वो कुछ कनाल हैं लाहौर में माल रोड पे, ये इतना स्लो अगर काम करेंगे, और जबकि इतने बड़े एसेट, एनर्जी पड़ी है बेचने के लिए, PIA है, हमारे पास जनरेशन कंपनीज हैं, मतलब इतना बड़ा PSO, OGDCL, इतना बड़ा एसेट बेस है, और बेचना इसलिए नहीं है, लोग कहते हैं कि शायद मैं कह रहा हूं कि हमें सिर्फ पैसे लाके डॉलर लाने हैं, ये तो एक स्टोरी है ना। स्टोरी तो असल ये है कि क्या वो आपको शेयर होल्डर रिटर्न दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। मतलब अगर वो 100 रुपए कमा के दे रहे हैं तो वो 500 कमा अच्छा सकते हैं। खान साहब, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ माजरत के साथ, हमारे पास 4 मिनट हैं। मैं एक बहुत ही अहम सवाल है जो कि आपसे जो है पूछना चाहता हूँ, वो अहम सवाल तमाम पाकिस्तानियों के जहन में है कि पाकिस्तान का एग्रीमेंट क्या है विद चाइना, कितना % स्टेक पाकिस्तान के पास है, कितना % पाकिस्तान के पास है, कितना हम उन्हें दे रहे हैं, और जो यहाँ से मिनरल्स या जो रिसोर्सेज हैं जो कि चाइना एक्सट्रैक्ट करेगा उसका पाकिस्तान को कितना शेयर मिल रहा है, उनको कितना शेयर मिल रहा है। सो देखिए, एक तो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे चाइना के साथ IPPs के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जो जिनको हम पावर प्रोजेक्ट्स कहते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स, तो उसमें डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी डिफरेंट शेयर होल्डिंग है। कई में चाइना की इक्विटी है, कई में चाइना के डेट्स हैं। सो चाइना के साथ तो इस तरह का है। इसी तरह जो लोन्स हैं चाइना के, वो प्रोजेक्ट लोन्स भी हैं, वो चाइना की स्टेट को भी फंडिंग है। सो एक वो भी ओवरऑल तनाजुल है। जो मादनियात का अभी तक ज्यादा काम हुआ है वो तो देखिए ना, सबसे बड़ा एक ही प्रोजेक्ट चला है जिसका नाम है रेकोडिक, और रेकोडिक को भी चलाते चलाते, मतलब मैं फिर कहता हूं कि मतलब हमने दिहाइयां लगा दी हैं। पहले उसको हम एक लॉ सूट पे हमें जाना पड़ा, इंटरनेशनल लॉ सूट था, और उसमें मतलब अब मैं डाइवर्ज तो सब कुछ नहीं कर सकता, पर एक ज़माना था कि इतनी घबराहट होती थी कि इतनी बड़ी पेमेंट देना पड़ेगी, बिकॉज डिलेज और जो हम अपने एंड पे करते हैं उस तरह की शायद एफिशिएंट हैंडलिंग नहीं हुई। बट वो एक स्मूदन आउट हो गया है, और अब उन्होंने फिर आप पूछेंगे कि क्या किया ये है कि अब उन्होंने कहा है कि जी अब आप ना हमें रोकेंगे, ना हमें कोर्ट लेके जाएंगे, ये सारे काम से हमें साइड पे करके, जो कंपनी है बैरिक जो आई है काम करने के लिए, उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ। उसमें बलूचिस्तान का अपना शेयर है, नेशनल गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट का अपना शेयर है, बैरिक का अपना शेयर है। सो दैट इज अ स्टार्ट। सो मादनियात का जो इस वक्त स्टार प्रोजेक्ट है, जो की प्रोजेक्ट है, आज देखिए, आज एक समिट भी हो रही है इस चीज़ पे। अगेन अभी तो हम सेंटर स्टेज ला रहे हैं, और अगेन ये वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स है जो SIFC में जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट और PDM की गवर्नमेंट है, उन्होंने इन्विजन किया है कि हम मादनियात को आगे लेके चलें। मैंने एक आर्टिकल लिखा था 15 दिसंबर 2022 को, और मैंने लिखा था कि पाकिस्तान की जो बका है वो 2 चीज़ों में लाई करती है। उस आर्टिकल का नाम ही था रॉक्स एंड क्रॉप्स, और वो डॉन अखबार में छपा हुआ है। और मैंने तब ये मुद्दा उठाया था कि ये 2 चीज़ें अगर हम कर लेंगे तो जो पाकिस्तान की आने वाली जनरेशन है ना, उसके लिए हम एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएंगे। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। सर, आपकी बिल्कुल, आपकी जो स्टेटमेंट है रॉक्स एंड क्रॉप्स वाली बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान की आवाम को जो है ना, हमें डंडे मार के जो काम करवाना पड़ेगा ये सबसे आम चीज़ है, क्योंकि इसको काम करने की आदत नहीं है।